रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट एंड रेस्पिरेटरी रेशियो आर द सेम थिंग। अगर पेपर में रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की जगह रेस्पिरेटरी रेशियो आ जाए तो हमको डरना नहीं है, हमको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो सेम चीज़ ही होती हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम निकला या फिर उसके कितने मोल्स निकले किसी रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और हमने कितना ऑक्सीजन का कंज्यूम किया। ठीक है, बेसिकली है क्या? बेसिकली आउटपुट बटे इनपुट है ना। किसी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम में क्या होता है, हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी निकलता है। तो यहाँ पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कितना हमने ऑक्सीजन कंज्यूम किया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज आउटपुट एंड ऑक्सीजन इज इनपुट। आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बटे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। आप याद कैसे रखोगे? CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बड़ा है, तो बड़ा भाई ऊपर आता है, और ऑक्सीजन क्या है, छोटा है, तो छोटा भाई नीचे आता है। तो इस तरीके से हम इसको रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ओके, अब अगर आप इसमें मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लोगे और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लोगे, क्योंकि आप सेम से सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हो ना, हम किलोग्राम को मीटर से डिवाइड तो नहीं कर देते, है ना। हम किलोग्राम को जब डिवाइड करते हैं तो हम में जो यूनिट्स होती है हम सेम ही लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो इन दोनों की यूनिट्स आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, तो अगर लीटर लोगे तो लीटर यहाँ भी लोगे तो लीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मोल्स लोगे तो ये नीचे ही मोल्स लोगे तो मोल्स कट जाएगा। तो जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या आएगा, इसका कोई यूनिट होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ओके, अब रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप रेस्पिरेशन में किस तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे। इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। एंड ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ, आप इस चीज़ पे ध्यान दो क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, जब आप कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करोगे एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो उस केस में रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू 1 आती है, और जब आप फैट्स और प्रोटीन इस्तेमाल करोगे तो उस केस में रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू 1 आती है। और जब आप ऑर्गेनिक एसिड्स इस्तेमाल करोगे तो उस केस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। हम आगे देखेंगे कि इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होती क्या है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होती है? किसी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में कोई ऐसा चीज़ होता है जिसको जलाने पे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो चीज़ जिसको हम जला रहे हैं, है ना, जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, जिसके बोन्स को तोड़ के हमको एनर्जी मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। जनरली हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज का एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। पर मान लो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैंने खाना खाना छोड़ दिया, मैं रूठ गया, तो मेरी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर है उसका इस्तेमाल होने लग जाता है एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और मैं बहुत दिन तक नहीं खा रहा हूँ, बहुत दिन तक रूठा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर का पूरा फैट क्या होगा, यूज़ हो जाएगा। और मेरी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन स्टोर है, मसल्स के अंदर स्टोर है ना, तो इस प्रोटीन का इस्तेमाल होने लग जाएगा एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो प्रोटीन का इस्तेमाल ड्यूरिंग स्टार्वेशन के टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, तो किस तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ये हमेशा डिपेंड करता है कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। जनरली सबसे पहले क्या इसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट्स, फिर प्रोटीन्स। तो आपको इसका ऑर्डर ध्यान रखना है, ये नीट में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू क्या होती है और वो कैसे चेंज होती है। पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट फॉर ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो दो तरीक़ों से हो सकता है, एक में एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि इसमें हम ग्लूकोज का ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ से एनर्जी निकालते हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और 6 पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और साथ ही में 38 ATP निकलती है। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कितने मोल्स निकले, इसमें 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकले और 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का हमने कंज्यूम किया, तो 6 कट जाएगा और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, तो हमको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मान लो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में हमें रेस्पिरेटरी क्वोशेंट निकालना हो तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज से एनर्जी निकाली जाती है। और ये बैक्टीरिया के अंदर होता है और हमारी बॉडी के अंदर भी होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं मसल्स में, है ना। तो उस केस में क्या होता है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं
दो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल निकलता है और साथ ही में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही में 2 ATP। ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये पूछा भी जाता है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल करे थे? 0। तो 2/0 कितना आता है? इनफाइनाइट। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट आएगी। ओके, सो लेट्स समराइज इट कि ग्लूकोज के केस में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो उस केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू कितनी आती है? उस केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू आती है 1। बट एनारोबिक के रेस्पिरेशन के केस में अगर ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू कितनी आती है? इनफाइनाइट। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर फैट्स। फैट्स के केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू कितनी आती है? एनसीईआरटी में ट्राइपैल्मिटीन के बारे में दिया हुआ है। ट्राइपैल्मिटीन एक 51 कार्बन का फैटी एसिड होता है। ठीक है, इसको 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पे 102 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं और साथ ही में 98 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो जब आप इसका RQ निकालोगे तो ये 0.7 आता है। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? देखो, जो फैट्स में F होता है, F का मेरे में क्या होता है? 7। और मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के केस में जो रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू आती है 1 आती है। बट जब हम फैट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू कितनी आती है? 1 से कम आती है। तो यहाँ पे फैट्स है, F का मेरी इमेज कितना है? 7। तो इस केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0.7। ओके, तो ये आसानी से याद हो गया ना। तो आपको ये 0.7 याद रखना है ना। और आपको ये ध्यान देना कि ट्राइपैल्मिटीन जो होता है 51 कार्बन का फैटी एसिड होता है और बैलेंस इक्वेशन में 2 आता है। तो इससे आप ये याद रख सकते हो कि यहाँ पे 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे ये रिएक्शन आपको ध्यान देना है क्योंकि ये बैलेंस द इक्वेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स के केस में रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू कितनी होती है। प्रोटीन्स के केस में जो RQ वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो 0.9 होती है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो यहाँ पे P है ना, P का मेरे इमेज क्या है? 9। ओके, और मैंने बताया था कि फैट्स और जब प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें RQ वैल्यू क्या आती है? <1 आती है ना। तो प्रोटीन्स के केस में इसका मिरर इमेज क्या आ रहा है? P का मिरर इमेज 9 आ रहा है, मतलब 0.9। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखो, जब हम ऑर्गेनिक एसिड का रेस्पिरेटरी कोशेंट के तौर पे यूज़ करते हैं तो इस केस में जो RQ वैल्यू आती है वो हमेशा <1 आती है। यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, मैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस केस में जो RQ वैल्यू आती है वो हमेशा 1 से बड़ी आती है ना। और कितनी होती है? 4 होती है। ऑर्गेनिक एसिड के केस में हमेशा RQ की वैल्यू 1 से बड़ी आती है और ऑक्सैलिक एसिड के केस में कितनी आती है? 4 आती है। ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैलिक एसिड के केस में कितनी आती है? 1.33। ये वाला प्री मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चन आ भी चुका है, बट अब जनरली NCERT बेस ही होता है तो बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि ऑक्सैलिक एसिड का आप ध्यान रखो, है ना। और ये वाला पेपर में पहले आ चुका है तो क्या पता वो रिपीट कर दें, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो पहले पूछी भी जा चुकी हैं, तो उनको मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ सकती हैं, तो आप ये ध्यान से सुन लो, ओके। जनरली नीट में आपसे वो रेस्पिरेटरी कोशेंट का ऑर्डर पूछ सकते हैं, है ना। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट का ऑर्डर हमें अच्छे से याद है कि ऑर्गेनिक एसिड के केस में क्या होता है कि RQ की वैल्यू <1 होता है, ग्लूकोज के केस में 1 होता है, प्रोटीन के केस में 0.10 होता है। P का मिरर इमेज क्या होता है? 9। P का मिरर इमेज क्या होता है? 9। और P प्रोटीन्स और फैट्स के केस में क्या होता है? 1 से कम होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.9। ऐसे फैट्स का मिरर इमेज क्या होता है? 7। और प्रोटीन्स और फैट्स के केस में जो RQ की वैल्यू आती है 1 से कम आती है, तो इसका कितना होगा? फैट्स का RQ 0.7। तो हमको आसानी से, ये हमको इजीली ध्यान रखना है। और ग्लूकोज का तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हम ऑर्डर आसानी से बता सकते हैं, ओके। अब देखो, एक बहुत कुछ पहले एक प्री मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी कोशेंट इन केस ऑफ राइपनिंग फैटी सीड्स। तो उसके 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था 1, एक ऑप्शन था <1, एक ऑप्शन था <1, एक ऑप्शन था 0 या फिर नन ऑफ दीज, है ना। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि यार राइपनिंग फैटी सीड्स है, उसके अंदर फैट स्टोर होगा, तो हमेशा आंसर टिक लगा के आ जाते <1। सोचते हैं कि यार फैट का जब हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं तो 0.7 आता है, वो यही गलती कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, राइपनिंग फैटी सीड्स में क्या हो रहा होता है कि पहले एक सीड था,
है ना, वो सीड मैच्योर हो रहे होते हैं। जो इमैच्योर सीड्स होती हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। जैसे जैसे वो मैच्योर हो रही होती है, मतलब जैसे जैसे वो पक रही होती है, उनके अंदर का कार्बोहाइड्रेट फैट्स में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं फैट के मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड फैट्स में चेंज हो रहा होगा तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम्स बच जाएंगे, और इन्हीं ऑक्सीजन एटम्स का यूज रेस्पिरेशन प्रोसेस में किया जाता है ना। तो यहाँ आपने नेट में क्या किया, नेट में लेस ऑक्सीजन का यूज़ किया, तो इसीलिए जो इसमें आरक्यू की वैल्यू आती है वो 1 से बड़ी आती है। ठीक है ना, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट केस है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो क्या पता रिपीट हो जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखो। इसमें बच्चे बहुत आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको एक गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है कि स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर्स के केस में मान लो आपसे कोई पूछेगा कि भाई कोई पोटैटो ट्यूबर है जो स्प्राउटिंग है, उस केस में आरक्यू वैल्यू कितनी होगी। तो पोटैटो में क्या स्टोर होता है, स्टार्च, है ना, तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का ही तो एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है, तो उस टाइम पे आरक्यू वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ओके, सो ये आपको ध्यान देना है। अब ये जो अगले 2 सेंटेंसेस है ये एनसीईआरटी के सेंटेंसेस है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्योर प्रोटीन्स एंड फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कि कभी भी प्रोटीन्स और फैट्स का नॉर्मल कंडीशन में, है ना, एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं करा जाता है कि प्रोटीन्स और फैट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में इनके सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर की एनर्जी को कंजर्व करना चाहता है, इसीलिए वो नॉर्मल कंडीशन में प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल नहीं करता है। हम किसका इस्तेमाल करते हैं जनरली, कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज का, है ना, क्योंकि काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, हमारी यहाँ पे काफ़ी एनर्जी बच जाती है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है इंपॉर्टेंट वाला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में जो आरक्यू की वैल्यू होती है वो ऑफन 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि हमेशा 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है ना, ये दोनों जो सेंटेंस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों जो सेंटेंस हैं, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो ये कभी ना कभी आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना है। क्या पता इसी साल 2020 नीट के पेपर में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। वो पूछ देंगे कि यार ये वाला स्टेटमेंट दे देंगे, ये वाला स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे 1 इज़ करेक्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट, है ना, एक गलत है 2 सही है, दूसरा सही है पहला गलत है, तो इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखनी है और मैंने इसको लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है पर मतलब मैंने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सब अच्छे से कवर कर दिया है ना, कवर कर दूंगा और सारे कॉन्सेप्ट जो मिलते हैं ना, मतलब वो सारे कवर कर दूंगा, तो आप इसको देखो आराम से। ठीक है, अब देखो, मान लो आपसे किसने पूछा कि भाई जो कास्टर सीड है, जर्मिनेटिंग कास्टर सीड है और ग्राउंडनट सीड्स है, उस केस में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आएगी। आपने कास्टर ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल पढ़ा, मतलब पिया होगा कभी ना कभी दिन लाइफ में यूज़ करा होगा, या फिर 7th क्लास में लिखा भी होगा कि जो कास्टर ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल्स होते हैं इनके अंदर फैट स्टोर होता है, जनरली ऑयल्स के अंदर फैट ही स्टोर होता है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, फैट होगा। जब फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ किया जाता है तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आती है, <<1 आती है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको फैट बता ही दिया है अच्छे से, और आपको बस देखना है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ किया जा रहा है, तो उसका आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द आरक्यू वैल्यू इन केस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इज 0, है ना। जब हमने रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कैलकुलेट किया था ना, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमने वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन एज्यूम किया था, पर जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो तो उस टाइम पे आरक्यू वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। और ये जेरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर होता है, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट्स के अंदर मिलते हैं, है ना, सैक्यूलेंट्स प्लांट। ठीक है, जैसे ऑपोन्सिया हो गया, कैक्टस हो गया। इस केस में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में बात करेंगे जब हम उसको पढ़ेंगे, वरना यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा 3 या 4 मिनट का, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है,
अब जो अगला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी कोशेंट एंड कंपनसेशन पॉइंट इज 0। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? जिस टाइम पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कि जितना यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फोटोसिंथेसिस में निकल रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ कर लिया, है ना। और जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में निकल रहे हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन में निकल रहे हैं, है ना। जितना आपने फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यूज़ कर लिए उतने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन में निकल रहे हैं। तो नेट में कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है? 0। और नेट में ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है? 0। 0/0 क्या आएगा? 0। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ठीक है। तो जनरली इससे भी वो लिंक करके क्वेश्चन पूछ देते हैं और ये आता भी है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको रेस्पिरेटरी क्वोशेंट समझा दिया था, है ना। हम तब से रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की बात कर रहे हैं, पर हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं? एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैलकुलेटिंग द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, है ना। इट्स हेल्प इन रफ इंडिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट बीइंग यूज्ड। ठीक है, मान लो आपने कहीं पे रेस्पिरेटरी क्वोशेंट मेजर किया, आपकी वैल्यू आती है 1, तो आप आसानी से कह दोगे कि यार इसमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हुआ है वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। और आपकी वैल्यू 1 से कम आती है तो आप कहोगे कि यार ये फैट्स भी हो सकता है और प्रोटीन्स भी हो सकता है। और 1 से बड़ी आ रही है तो आप कह दोगे कि यार ये ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है ना। तो इसका इस्तेमाल रफ इंडिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट बीइंग यूज्ड कि पता लगाने के लिए क्या जाता है किस तरीके का सबस्ट्रेट यूज हुआ है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। एंड इट्स ऑल्सो हेल्प इन नोइंग द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बीइंग परफॉर्म। मान लो अगर रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू इन्फिनाइट आती है तो उस केस में कौन सा रेस्पिरेशन होगा? मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अगर रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू 1 आती है तो हम कहेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट था और एरोबिक रेस्पिरेशन था, ठीक है ना। एक ये चीज़ है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। मैं बता दूं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या होता है ना। अगर जनरली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मैंने बताया था स्टार्वेशन के समय पे प्रोटीन का इस्तेमाल एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किया जाता है। तो जब प्रोटीन्स का इस्तेमाल एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किया जाता है तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये KVPY वगैरह और ओलंपियाड्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ देते हैं कि यार इंसुलिन जो होता है वो RQ की वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है ना। KVPY इंटरव्यू में ये वाली चीज़ पूछ दी जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो इंसुलिन होता है वो लिपोजेनेसिस में हेल्प करता है ना। लिपोजेनेसिस मतलब कि लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फैट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन सेल के अंदर ग्लूकोज के अपडेट को बढ़ाता है, ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाता है और कहता है कि भाई तू ग्लूकोज यूज कर, है ना, ठीक है। और बाकी फैट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो ये क्या कर रहा है? ये जो फैट है उसका रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं होने दे रहा है। ये किसको बढ़ावा दे रहा है? ग्लूकोज को बढ़ावा दे रहा है। और फैट जब रेस्पिरेशन में यूज़ होता है तो RQ वैल्यू कितनी आती है? 0.7। और जब कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो रही है तो उसमें कितनी आती है? 1। तो ये ग्लूकोज को बढ़ावा दे रहा है, मतलब ये ग्लूकोज का रेस्पिरेशन कराने में हेल्प कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रही है? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो ये इनडायरेक्टली इंसुलिन क्या करता है? ये RQ की वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, KVPY इंटरव्यू वगैरह में पूछते जाता है और प्री मेडिकल टेस्ट नहीं पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बिल्कुल अच्छे से कवर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है।